हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से यूथ एजुकेशन में। आज हम पढ़ेंगे 10 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट का पेपर। इससे पहले अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल यूथ एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। और साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, राजस्थानी रिक्त स्थान पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी तथा बिहारी हिंदी की उपभाषा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पहाड़ी। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी तथा बिहारी हिंदी जो है वो तीनों ही राजस्थानी पहाड़ी की उपभाषा है। ठीक है। अगला प्रश्न है, संयुक्त अक्षर है। देखिए दोस्तों, संयुक्त अक्षर का एक और नाम होता है व्यंजन गुच्छ। और जब वर्ण विच्छेद करते हैं तो अगर दो व्यंजन साथ में आते हैं तो उसे व्यंजन गुच्छ या फिर संयुक्त अक्षर कहते हैं। और एक होता है व्यंजन गुच्छ द्वित्व। व्यंजन गुच्छ द्वित्व उसे कहते हैं जब वर्ण विच्छेद करते हैं तो दो व्यंजन समान व्यंजन साथ में आते हैं। तो इसने पूछा है संयुक्त अक्षर है, तो अपना सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुम्हार। अगर इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो इसमें म और ह दोनों ही साथ में आ रहे हैं और ये दोनों ही व्यंजन है। तो ये बन गए संयुक्त अक्षर यानी कि व्यंजन गुच्छ। और ऑप्शन दे रखे बी सी डी, इसमें है मिट्टी। तो इसमें अगर वर्ण विच्छेद करेंगे अपने को तो ट और ट दोनों ही साथ में आएंगे। तो ये है व्यंजन गुच्छ द्वित्व। ठीक है। उसी प्रकार ऑप्शन नंबर सी में डबल ल जो है वो डबल आएगा यानी कि ल आएगा। तो ये भी व्यंजन गुच्छ द्वित्व का उदाहरण है। और ऑप्शन नंबर डी में भी व्यंजन गुच्छ द्वित्व का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, हंस शब्द का अर्थ है। पहला ऑप्शन दे रखा है इसने हंसना। तो हंसना का अर्थ होता है मुस्कुराना। ठीक है। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने एक पक्षी। तो देखिए हंस, इसमें अगर ऊपर अनुस्वार होता है तो वो है एक पक्षी होता है, यानी हंस जो है वो एक पक्षी है। तो अपना सही आंसर यही बनेगा। अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने हंसिया। हंसिया उसको कहते हैं जो कि खेत में फसल काम काटने के काम आता है, उसे हंसिया कहते हैं। इसमें ध्यान रखना है कि इसमें चंद्र बिंदु लगता है। ठीक है। अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने पशु। तो ये भी गलत है। ठीक है। हंस अगर ऊपर उसके अनुस्वार लगाओ तो वो एक पक्षी होगा। ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जो अव्यय वाक्य में किसी शब्द के बाद लगकर उसे विशेष बल प्रदान करते हैं तो वह कहलाते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन दे रखा है इसने अव्यय। अव्यय का मतलब होता है वह शब्द जिसके रूप में वचन, लिंग, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे अव्यय कहते हैं या फिर अविकारी भी कहते हैं। यानी वचन, लिंग, कारक इन तीनों ही के कारण उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता, उसे अव्यय या फिर अविकारी कहते हैं। अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने निपात। निपात का अर्थ होता है कि किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे निपात कहते हैं। जैसे हो गया तक, भी, केवल या फिर काश, ऐसे शब्द निपात कहलाते हैं। ठीक है। अब अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने संज्ञा। तो संज्ञा आपको पता ही है कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा की अगर डेफिनेशन बात करते हो और नेमिंग वर्ड में, यानी किसी भी वस्तु को अगर आप प्रॉपर नाम दे सकते हो तो वो उसे संज्ञा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये शॉर्टकट परिभाषा है इसकी। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने शब्द। तो शब्द वो उसे कहते हैं या दो या फिर दो से अधिक सार्थक अक्षरों के मिलने से बनने वाला जो होता है वो शब्द ही कहते हैं। तो इसमें जो है वो अपना सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, निपात। ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विसर्ग से पहले ई या फिर ऊ हो और उसके बाद में क, ख, ट, ठ, प या फिर फ हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि विसर्ग संधि का एक नियम होता है कि अगर ई या फिर ऊ हो और उसके बाद क, ख, ट, ठ, फ और प में से कोई भी अगर व्यंजन हो तो जो विसर्ग होता है वो आधे षटकोण में बदल जाता है। तो इस हिसाब से अपना सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगला प्रश्न है, पुष्प का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है। पहला ऑप्शन दे रखा है इसने सूसन। तो सूसन गलत है।
इसका इस जैसा कोई भी शब्द नहीं होता है, वर्तनी के हिसाब से ये गलत है। अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने क्षण प्रभा। क्षण प्रभा का जो मतलब होता है वो होता है बिजली या फिर विद्युत, तो ये भी नहीं है। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने सुमन। तो देखिए सुमन का मतलब होता है पुष्प या फिर फूल, तो यही अपना सही आंसर होगा। अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने सुमन। इसमें देखिए उसने ऊ की मात्रा जो है वो बड़ी लगा रखी है, तो वर्तनी के हिसाब से ये पूरी तरह गलत है। ठीक है, तो अपना सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, सुमन। अगला प्रश्न, जो नया आया हो के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? तो इसका पहला ऑप्शन दे रखा है इसने नए। नए का मतलब होता है दोस्तों मार्गदर्शक या फिर ले जाने वाला, उसे नए कहते हैं। ठीक है, अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने नवागंतुक। तो नवागंतुक का मतलब होता है जो नया आया हो, यानी कि जो अपना सही आंसर है वो यही होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला ऑप्शन बी देख लेते हैं। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने नया। नया का मतलब होता है नवीन या फिर नूतन। ठीक है, अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने नवीन। नवीन का भी वही मतलब होता है जो नया का होता है, नूतन नवीन ये सब एक ही है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है गायक का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? तो देखिए दोस्तों अपना जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, गे प्लस अक। ये है अयादी स्वर संधि का उदाहरण। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एड़ी या फिर एनक जो भी मिलता है, अगर उसके बाद कोई भी असमान स्वर आए तो जब एड़ी रहेगी आगे तो वो बनेगा अय, और एनक रहता है तो वो बनेगा आय। तो इसमें देखिए अपने हैं ग में एनक की मात्रा है। ठीक है, तो इधर एनक हो गया, आगे आप देखेंगे तो अ है जो कि वो स्वर है। अगर इन दोनों का मिलाप होगा तो आय की ध्वनि निकलेगी। तो ग का बनेगा गा और य, और फिर आ जाएगा पीछे क है तो क आएगा, तो उस हिसाब से अपना सही आंसर होगा गायक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी गे प्लस अक से मिलकर बनेगा गायक। ठीक है, बाकी तीनों ही ऑप्शन गलत है। अगर पहले वाले को मिलाएंगे तो उसका अय स्वर बने, अय आएगा मतलब आएगा गायक बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं। उसका गय प्लस अक से मिलकर बनाएगा, तो देखिए दोस्तों इसमें अ और अ मिलेगा, यानी ये दीर्घ स्वर संधि का जाएगा। अगर इस दोनों को मिलाएंगे तो गयाक बनेगा। ठीक है, अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं। अगला ऑप्शन है इसने गाय प्लस अक, तो ये भी दीर्घ स्वर संधि, इसमें भी अ और अ मिल रहा है, तो अगर इसको अपन संधि करेंगे तो ये बनेगा गा या क। ठीक है, जो कि गलत है। अपना सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है पाप का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? तो देखिए दोस्तों पहला ऑप्शन दे रखा है इसने पुण्य। तो पुण्य का जो विलोम होता है वही होता है पाप, तो अपना सही आंसर यही होगा। अगले ऑप्शन और भी देख लेते हैं। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने निपाप। तो देखिए निपाप नाम का कोई शब्द नहीं होता, ये तो वर्तनी के हिसाब से गलत है। ठीक है, अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने पुण्य, तो ये भी असंगत है, ये भी कोई ऐसा शब्द नहीं होता वर्तनी के हिसाब से। और अगला ऑप्शन भी पुण्य दे रखा है, ये भी गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न है सम उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? पहला ऑप्शन दे रखा है इसने साम्राज्य। तो देखिए दोस्तों साम्राज्य में कोई भी उपसर्ग नहीं है, ये अपने आप में एक शब्द है, प्रॉपर शब्द है, इसमें कोई उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने सम्मुख। तो अगर इसका जो संधि विच्छेद करेंगे तो ये बनेगा सम प्लस मुख। ठीक है, तो इसमें सम उपसर्ग है, वो पीछे जो मुख है वो एक प्रॉपर शब्द है, तो यही अपना सही आंसर बनेगा। अब उपसर्ग की एक परिभाषा होती है। उपसर्ग केवल शब्दांश होते हैं, इनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता, किंतु यह केवल शब्द से पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन या फिर विशेषता लाते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उपसर्ग का कोई मतलब नहीं निकलता, ये तो एक शब्दांश होते हैं। अगर किसी भी शब्द के आगे अगर उसे लगा देते हैं तो उसकी उसमें या तो विशेषता ला देंगे या फिर कोई भी परिवर्तन ला देंगे, बस इनका यही काम होता है। अब अगला प्रश्न ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने सम्राट, तो ये भी नहीं, इसमें भी कोई भी उपसर्ग नहीं है, ये अपने आप में एक प्रॉपर शब्द है। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने सम्राज्ञी, तो यह भी अपने आप में एक प्रॉपर शब्द है। अगला प्रश्न घर आंगन शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? ठीक है,
तो पहला ऑप्शन दे रखा है इसने तत्पुरुष समास। तो देखिए दोस्तों, तत्पुरुष समास में आपको पता है कि कारक शब्द होते हैं में, पर, का, की, के, जैसे जैसे हो गया शरण को आगत, शरणागत। ठीक है। अगला ऑप्शन है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में आपको पता है कि या, और, तथा, तथा तो नहीं, या, और, अथवा जैसे शब्द लगते हैं या फिर योजक चिन्ह लगते हैं। ठीक है। तो देखिए प्रश्न को देखिए आप, घर और घर आंगन, इसके बीच में योजक चिन्ह है, तो उस हिसाब से भी द्वंद्व समास हो गया। और अगर इसका जो विग्रह, इसका समास विग्रह करेंगे तो इसको अपन घर और आंगन ऐसा बनेगा, तो ये अपना द्वंद्व समास हो जाएगा। तो अपना सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगले ऑप्शन भी देख लेते हैं। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने कर्मधारय। तो कर्मधारय समास में होता है जो, के समान। ठीक है। जैसे हो गया महान है जो आत्मा, जैसे महात्मा। ठीक है। अब अगला ऑप्शन भी देखते हैं। अगला ऑप्शन देख रखा है इसने बहुव्रीहि। बहुव्रीहि में आपको पता है कि है जिसकी, है जिसका, ऐसे शब्द आते हैं। जैसे हो गया पंच है शर जिसके, यानी पंचशर, शर का मतलब होता है बाण। ठीक है। अगला प्रश्न, बरस पढ़ना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा होगा। तो देखिए दोस्तों, मुहावरा जो होते हैं वे वाक्यांश होते हैं जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर एक अलग विशेष अर्थ दे देते हैं। साथ ही यह गागर में सागर बनने का काम करते हैं। जैसे थोड़े में अधिक कहने की क्षमता रखते हैं। ठीक है। उन्हें मुहावरे कहते हैं। मुहावरे का कोई जैसे मतलब प्रॉपर होता है। इसमें जो दे रखा प्रश्न में बरस पढ़ना, तो बरस पढ़ने का जो मुहावरा है उसका अर्थ निकालता है सीधा सीधा, जैसे क्रोध में आना। ठीक है। तो उस हिसाब से अपना सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी जो पहला ऑप्शन दे रखा है इसने पानी बरसना, ये भी गलत है। और गिर पड़ना या फिर इज्जत बचाना, ये दोनों ही गलत है। केवल सही रहेगा क्रोध में आना। ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, परिणति का शुद्ध रूप निम्न में से क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, परिणति का मतलब होता है झुकाव, या फिर एक और भी अर्थ निकलता है इसका विशेषण के हिसाब से कि नतीजा, अंजाम, परिणाम, उसे भी परिणति भी कहते हैं। ठीक है। तो जो इसका शुद्ध रूप होता है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, परिणति। ठीक है। अब अगले और भी ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है इसने पारिणति, जो कि गलत है। अगला ऑप्शन दे रखा है परिणति, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी तो ये तो सही है। ठीक है। अगला ऑप्शन डी, ये परिणत, ये भी गलत है। परिणत का भी मतलब होता है चारों ओर से झुका हुआ, उसे परिणत कहते हैं। लेकिन परिणति जो है वो शुद्ध रूप है। ठीक है। अगला प्रश्न है, वात्सल्य रस का स्थायी भाव इनमें से कौन सा है। ठीक है। पहला ऑप्शन दे रखा है इसने वत्सल। वत्सल जो है वो है वात्सल्य रस का स्थायी भाव, तो यही अपना सही आंसर होगा। अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने रति। रति जो है वो श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने भक्ति। भक्ति जो है वो भक्ति रस का स्थायी भाव है। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने हास। हास जो है वो हास्य रस का स्थायी भाव है। बढ़ते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी। सारी ही की नारी है कि नारी की ही सारी है। ठीक है। इसमें कौन सा अलंकार है ये पूछा है। तो इसमें है संदेह अलंकार। ऑप्शन नंबर ए अपना सही होगा। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, संदेह अलंकार की परिभाषा होती है कि इसमें हमेशा दो वस्तु या फिर क्रिया में इतनी समानता होती है कि इनके बीच संदेह बना होता है। ठीक है। उसे संदेह अलंकार कहते हैं। तो अगर पंक्तियां अपन पढ़ेंगे तो इसमें हमें बिल्कुल ही संदेह की अनुभूति होगी। जैसे साड़ी के बीच नारी है या फिर नारी के बीच साड़ी है, या फिर अगली पंक्ति में संदेह है कि साड़ी की नारी है या फिर नारी की साड़ी। तो यहाँ हमें संदेह बन रहा है, यानी कि ये संदेह अलंकार में जाएगा। तो अपना सही आंसर संदेह अलंकार ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द का विलोम निम्न में से चुनिए। ठीक है। तो इसने शब्द दिया है अनिवार्य। तो देखिए दोस्तों, अनिवार्य का जो विलोम होता है वो होता है वैकल्पिक। ठीक है। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है इसने, शिक्षक को कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो इसमें शब्द मिलता है अभिमान, तो ये तो नहीं है। अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन है, उसे कर्मठ, अनुशासित एवं अपने विषय का विशेषज्ञ होना चाहिए। तो ना तो कर्मठ है, न अनुशासित है, या फिर न ही विशेषज्ञ। ये तीनों ही अनिवार्य के विलोम नहीं है। अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन है इसका, वैकल्पिक विषयों का सम्यक ज्ञान होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इसमें अपने को वैकल्पिक शब्द देखने को मिलता है जो कि अनिवार्य का विलोम है। तो अपना सही
आंसर यही होगा। ठीक है, अगला ऑप्शन दे रखा है इसने, तभी वह छात्रों के हृदय को वंशीभूत करता है। वंशीभूत भी इसका विलोम शब्द नहीं है। ठीक है, तो अपना सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, दावानल शब्द के लिए उचित अनेक शब्द चुनिए। ठीक है, तो देखिए दावानल का मतलब होता है जंगल की आग। ठीक है, तो अपना सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दावानल का मतलब होता है दावाग्नि या फिर जंगल की आग। ठीक है, तो उसी हिसाब से अपना सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है इसने, जिसका वर्णन नहीं किया जा सके, इसके लिए कोई एक उचित शब्द बताइए। पहले ऑप्शन पे चलते हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है इसने वर्णनीय। तो देखिए दोस्तों, वर्णनीय का मतलब होता है कि जिसका वर्णन किया जा सके, उसे वर्णनीय कहते हैं। तो ये तो गलत है। अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन दे रखा है अवर्णनीय। तो अवर्णनीय का मतलब होता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सके, उसे अवर्णनीय कहते हैं। तो अपना सही आंसर जो होगा वो यही होगा। अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने अनुवर्णनीय। तो देखिए दोस्तों, इसका कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, अगला ऑप्शन दे रखा है इसने कथनीय। कथनीय का मतलब होता है कि जो कहने योग्य हो, उसे कथनीय कहते हैं। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अमृत शब्द का अर्थ नहीं है। ठीक है, पहला ऑप्शन दे रखा है इसने पीयूष। तो देखिए पीयूष का जो मतलब होता है वो अमृत होता है। सही है। अगला ऑप्शन देख लेते हैं। अगला है सुधा। तो सुधा का मतलब भी अमृत हो सकता है। ठीक है, अगला ऑप्शन दे रखा है इसने गंगा जल। तो देखिए दोस्तों, गंगा जल जो है वो अमृत का कोई पर्यायवाची नहीं है या फिर इसका कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक है, गंगा जल जो होता है वो एक जल होता है सामान्य, जो कि धार्मिक व शुभ कार्यों में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो यही अपना सही आंसर होगा। अमृत का ये कोई पर्यायवाची या फिर इसका कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, अगला ऑप्शन दे रखा है इसने अमी। अमी का मतलब भी अमृत ही होता है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है इसने गिरह कट का समास विग्रह बताइए। पहला ऑप्शन दे रखा है इसने ग्रह को ग्रह कट। तो गृह कट नाम का कोई एक शब्द नहीं होता इसके लिए, तो ये तो गलत हो गया। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने ग्रह को पछाड़ने वाला। तो इसके लिए भी एक शब्द, कोई ऐसा एक शब्द नहीं होता ग्रह को पछाड़ने वाला के। ठीक है, ये भी गलत हो गया। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने ग्रह को तोड़ने वाला। तो इसके लिए भी कोई ऐसा एक शब्द नहीं होता है। ठीक है, अगला ऑप्शन दे रखा है इसने गिरह को काटने वाला। तो देखिए दोस्तों, गिरह को काटने वाला के लिए एक शब्द बनता है गिरह कट। तो यही अपना सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी करें। इसके अलावा अगले वीडियो की लिंक जो है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। सो प्लीज़ वॉच इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।